बाम्बू न्यूज़ ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसका प्रयास ये रहता है कि किसानों को अधिक से अधिक जानकारी मिले। इसलिए हम जहाँ बाँस की खेती है, बाँस का प्रयोग चल रहा है, बाँस के काम चल रहा है, वहाँ जाना पसंद करते हैं। इसी सिलसिले में आज हम कोल्हापुर से नासिक ज़िले में आए हैं, जो लाखल गाँव एक गाँव है छोटा-सा। उसके सरपंच जी है आत्माराम दाती जी, जो प्रशांत के पिताजी हैं। आत्माराम दाती जी का सपोर्ट प्रशांत को बहुत रहा है। उसकी वजह से प्रशांत इस बात में जो देश देश में जो काम चल रहा है उसमें एक जो नए युवक काम कर रहे हैं उसमें एक प्रशांत अलग से काम कर रहा है, क्योंकि उसकी रुचि इसमें इतनी बड़ी है कि एक बहुत बड़ा बास में काम करना चाहिए, इसका उसका मकसद है, उसका ध्येय है। उस ध्येय की तरफ वो बढ़ रहा है। जब नवयुवक किसी ध्येय से प्रेरित होकर काम करता है तो वो कैसे स्टेप लेता है, कहाँ से कहाँ जाना चाहता है, ये जानकारी सब नवयुवक के लिए, किसानों के लिए एक प्रेरणादायी कहानी रहती है। और उसी कहानी को जानने के लिए हम आज उनसे मिलने आए हैं। उनकी खेती इधर बाँस की खेती भी है। और आज का जो हम सोच रहे हैं प्रशांत जी से ज़्यादा बात करनी है। उनकी जर्नी तो जान लेंगे, पहले भी आपको दर्शकों को दिखाया है। आज का जो विषय है उसी के बारे में भी हम जानकारी देंगे, बात करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी बाँस में कहाँ से शुरू हो गई? जो आप अभी तो इतना आपने काम किया है, तो कहाँ से आपके मन में आया और अब बाँस में रुचि लेकर काम कर रहे हैं, जो अभी बाँस अब बाम्बू सेटअप तक गए हैं, कुछ वैल्यूएशन में भी काम कर रहे हैं। तो मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप थोड़ा हमारे दर्शक को बताइए कि आपका एजुकेशन और बाँस के काम का थोड़ा इतिहास बता दीजिए। नमस्कार सभी को। मेरा नाम प्रशांत आत्माराम दाते, मुक्काम पोस्ट लाखलगांव, तालुका जिला नासिक और स्टेट है हमारा महाराष्ट्र। मैं और मेरे पिताजी श्री आत्माराम दाते, जो पहले हमारी जो खेती थी वो पारंपरिक खेती थी। इसमें पहले हम गेहूँ, मक्का, अंगूर और गन्ना ऐसे हम खेती करते थे। और जो पारंपरिक खेती थी जो पहले से हमारी चल रही थी उसमें अनैसर्गिक मतलब बारिश कभी भी आती थी और फसल बेचने के टाइम पे नुकसान होता था, हवा आती थी, तो ऐसे तूफान आता था तो हमारी फसल खराब हो जाती थी। तो इसलिए हम कुछ सा ऐसा अलग खेती है कि जिससे नुकसान भी कम हो, थोड़ा खर्चा भी कम हो। तो इसलिए हमने कुछ नया ढूंढने की कोशिश की। तो उसमें हमें बाँस की खेती के बारे में हमें जानकारी मिली। तो हमारा शुरू में मेरा खुद का डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मेरा एजुकेशन हुआ है। और आगे जाके मैं और मेरे पिताजी ने फार्मिंग करने का ही कंटिन्यू रखने का स्टार्ट किया। मुझे फार्मिंग में शुरू से दिलचस्पी थी क्योंकि मेरा आपने जो पढ़ाई की है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, हाँ, तो आप उस क्षेत्र में जाने के बजाय खेती में आए। खेती में आपकी रुचि ऐसी, एजुकेशन तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है और आप तो अब खेती कर रहे हैं, इसका कुछ तो रीज़न होगा ना? हाँ, हमारी जो मैं फार्मर फैमिली के बैकग्राउंड से हूँ। तो मैं शुरू से मैं फार्मिंग देखता था हमारी। तो हम फार्मिंग में मुझे शुरू से इंटरेस्ट था। एजुकेशन तो सब जगह एजुकेशन ही कर रहे, तो हमें कुछ नया करना था हमारे फार्मिंग में। तो इसलिए हम फार्मिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट मैंने किया। तो बाँस में आप आ गए? हाँ, बाँस में आ गए। तो बाँस का जानकारी कहाँ लिया आपने? हमारी शुरुआत 2015 से स्टार्ट हुआ। हमने अमरावती वडाली बाम्बू गार्डन में हमने वहाँ से शुरू किया। वहाँ पे 63 बाम्बू स्पीसीज़ का प्लांटेशन हुआ है। 1985 में उन्होंने स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे हमें बाँस के बारे में शुरू में स्ट्रिक्टस के बारे में जानकारी हो गया, डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस। वहाँ तो बहुत प्रजाति की है, लेकिन आपको अच्छा लगा तो स्ट्रिक्टस लगा? हाँ, डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में हमारे में वो सभी जगह आता है, पूरे इंडिया में आता है। तो स्ट्रिक्टस के बारे में हमको रिकमेंडेड सलीम सर ने
वहाँ के जो इंचार्ज थे वाडाली बाम्बू गार्डन के, तो उन्होंने हमको स्ट्रिक्टस रिकमेंडेड किया। नहीं, फिर हमने वहाँ से फिर क्या किया कि हमने फिर नेट पे सर्च किया। फिर हमें दापोली कृषि विद्यापीठ के डॉक्टर अजय राणे सर है, उनसे हमने बात किया, तो उन्होंने हमको बोला कि स्ट्रिक्टस आप भूल जाइए, आप स्टॉक्सी पे ध्यान दीजिए। तो फिर हमने उनसे बाम्बू प्लांटेशन का उनका प्लांटेशन देखने के लिए हमने इंसिस्ट किया, और उन्होंने हमको उनका प्लांटेशन दिखाया। तो फिर हमें देखने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। उसका क्लम बहुत लूजली था, स्ट्रिक्टस का क्लम पास पास में होता है, तो फिर उसकी वजह से हमने स्टॉक्सी का चुना किया, जो हमारे महाराष्ट्र में मानगा बाम्बू बोलते हैं, लोकल नेम है। तो उधर कोकण एरिया भी जो ज़्यादा आता है, और अंगूर की खेती के लिए स्टिकिंग ले जाता है। तो आपका तो जो काम है खेती में बांस का, तो आपने लगाया है, लेकिन आपने आगे जाकर ऐसा सोचा है कि इसका सेटअप बनाए। तो सेटअप बनाने का जो विचार आया, अभी सेटअप बनाना तो कोई आसान काम नहीं, तो आपने ये विचार किया है कि सेटअप बनाना। खर्चे की बात तो बढ़िया है, खेती भी उसके लिए लगती है। सेटअप कोई कमर्शियल क्रॉप नहीं है, कमर्शियली उसका जितना यूज़ समझे, जैसा कोई उसका जो निकलता है वो कमर्शियली नहीं जाता, क्योंकि उधर ही रखा जाता। तो ये मन में आने के लिए, जो आपके मन में जो आया है, तो सेटअप बनाने के लिए आप प्रवृत्त हुए, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? 2015 में हमने वो वाडाली बाम्बू गार्डन देखा। वहाँ पे देखने के बाद वो टाइम पे तो हमको सब न्यू था, हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं था। फिर 2018 में मैं बाम्बू फर्नीचर का डिप्लोमा किया 70 डेज़ का। तो वहाँ पे भी मुझे थोड़ा अलग न्यू वैरायटी, वो चंद्रपुर में है, बाम्बू रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर चिचपल्ली। हाँ, तो वहाँ से देखने के बाद उधर भी मुझे थोड़ा डिफरेंट स्पीसीज का नॉलेज पता चला। फिर वहाँ से हम 2020 में केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पीची में है केरला में, वहाँ पे एक बाम्बू सेतम में वेल्लूपाडम में, वहाँ पे उनका 72 स्पीसीज़ का बाम्बू स्पीसीज़ का कलेक्शन है। हाँ, तो वहाँ पे हमारा 45 डेज़ का ट्रेनिंग था। तो उस ट्रेनिंग के दौरान मुझे ये बाम्बू के डिफरेंट स्पीसीज़ कलेक्शन पता चले, नेम पता चले, उनका अलग अलग स्पीसीज़, हर स्पीसीज़ का अलग अलग पर्पज़ है। तो उसके बारे में जानकारी के बाद फिर मैं इधर आने के बाद, हमारे 2017 से तो हम बांस की खेती कर रहे हैं। तो फिर उधर से आने के बाद बहुत सारे लोग हमारे खेती पे विज़िट कर चुके हैं। 100 अबव पीपल लोगों ने हमारे इधर फार्मिंग विज़िट किया है। तो लोग हमारे पास जब आते हैं तो डिफरेंट स्पीसीज़ का नॉलेज लेके यूट्यूब या गूगल पे सर्च करके डिफरेंट स्पीसीज़ का नॉलेज लेके यहाँ पे आते हैं। तो हमारे पास जो खेती है, जो हमने सिर्फ एक ही स्पीसीज़ का लगाया था, स्टॉक्सी का, तो फार्मर आने के बाद हमसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके पास ये स्पीसीज़ है, एस्पर है, ब्रांडेसी है, लॉन्गिस्पेथस है। तो हमारे पास तो एक ही स्पीसीज़ है लगाया हुआ। और अभी तो हमारा ये छोटा है, 1 एकड़ का डेमो प्लांटेशन था। अभी हम अगले साल 100 एकड़ का बाम्बू प्लांटेशन करेंगे। तो वहाँ पे अगर हम सिर्फ एक ही स्पीसीज़ कंटिन्यू रखेंगे, 100 स्पीसीज़, तो वो कुछ माना नहीं जाएगा। और जितना भी हमने नॉलेज लिया है, जहाँ अभी तक जितना भी बाम्बू का ट्रेनिंग लिया है, वो सब डिफरेंट स्पीसीज़ का भी लिया है। तो एक पर्टिकुलर स्पीस लगा के जब आगे जाके 100 एकड़ लोग खेती देखने आएंगे तो उनको कुछ न्यू नहीं लगेगा, क्योंकि ये स्पीसीज़ कुछ डिफरेंट स्पीसीज़ तो नहीं है। महाराष्ट्र की कोकण रीजन की तो ये लोकल स्पीसीज़ है। तो लोग हमारे पास नॉलेज लेने के लिए तो आएंगे नहीं, क्योंकि वो एक ही स्पीसीज़ के होने की वजह से। तो हमने एक हमारा प्लानिंग शुरू किया हमने, क्योंकि ये तो सिर्फ लोगों के ही इसमें से आया है डिस्कशन से, कि एक बाम्बू सेतम तो होना चाहिए। अब बाम्बू सेतम तो गवर्नमेंट का है, हर स्टेट में एक तो भी बाम्बू सेतम है, लेकिन फार्मर ने किया इंडिया में तो अभी तो किसी ने, गवर्नमेंट की तो लैंड रेंज वो कर सकते हाँ, हैं, हाँ, लागत भी लगा सकते हैं, लेकिन एक किसान जब ये इसके लिए खर्चा करता है तो ये बहुत जिम्मेदार दोस्त ये रहता है कि जिम्मेदारी रहती है उसकी। तो उसमें जो लागत लगाए है वो खुद की होती है, और सिर्फ जानकारी देने के लिए लगाना ये आसान बात नहीं ना जो आप कर रहे हैं। हाँ। तो फिर हम वहाँ पे जब 1-2 हेक्टर का, हम 1 से 2 हेक्टर लैंड हम लगाने वाले, हर बांस का, बाम्बू में इंडिया में 148 स्पीसीज़ है बाम्बू का।
तो फिर हमारा, मैं और मेरे पिताजी का हमारा चल रहा है कि वहाँ पे हम 1 हेक्टर और ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेक्टर तक हम एक बाम्बू सेटम का बॉटनिकल गार्डन बनाने जम्पलाजम ब्लैंक बनाने चाहते हैं। वहाँ पे हर स्पीसीज़ का आपको 2-2 बाम्बू स्पीसीज़ का कलेक्शन दिखेगा। तो वहाँ पे देखने के बाद मतलब फार्मर में जितना भी हम अभी तक हमारे यहाँ पे 66 बाम्बू स्पीसीज़ का कलेक्शन हो चुका है। इंडिया से हमने पूरा इंडिया में से जहाँ पे बाम्बू उसका कलेक्शन मिला है वहाँ से हम ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। अभी आपके पास जो कलेक्शन है प्रजाति का, तो अभी कितना है आपके पास? अभी सर मेरे पास 66 पीसेस का कलेक्शन हुआ है। कहाँ से लाया आपने? ये हमने केरला से लाया है। हमारा नागपुर में महाराष्ट्र बाम्बू डेवलपमेंट बोर्ड है, उन्होंने दिया है। वडाली बाम्बू गार्डन है, उन्होंने दिया है। कुछ केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से लाया है और आगे जाके देहरादून, आसाम में, ऐसे सब जगह से जिधर भी मुझे इंस्टीट्यूट से मिलेगा तो वहाँ से मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट से जितना मिल सके उतना कलेक्शन करूँगा। अभी 62 तो बहुत बड़ा हो गया। 66 है। हाँ। तो आप यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपने इकट्ठा किया है अभी? हाँ। अभी जो आगे मिलेगा वो भी करेंगे? हाँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं किसान को या अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक किसान के मन में आया तो किसान के लिए किसान ही काम कर सकता है। प्रशांत दाते उसका एक ऐसा उदाहरण है, इसका सबूत है कि जो किसान को जानकारी देने के लिए सिर्फ किसान को जानकारी देने के लिए अपनी खेती पर बाम्बू सेटम बना सकता है। और ये प्रेरणादायी कथा हम सब हिंदुस्तान के नवयुवक को, किसान को कहना चाहते हैं। आपने जो कलेक्शन किया है, मुझे थोड़ी ऐसी जानकारी चाहिए कि जो प्रजाति है उसके कमर्शियल जो यूज़ है या इंडस्ट्रियल यूज़ है या कुछ टेकिंग या ये जो बोलते हैं बाँस की जो उपयोगिता है उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि अभी जो आपने कलेक्शन किया है उसमें कौन से प्रजाति कमर्शियली ये है इम्पोर्टेंट है? अभी हमारे जो महाराष्ट्र बाम्बू डेवलपमेंट बोर्ड है, जो नेशनल बाम्बू मिशन के जो फंडिंग कर रहे हैं, हमारा स्टेट का महाराष्ट्र बाम्बू डेवलपमेंट बोर्ड है, उन्होंने 9 प्रजाति का यहाँ पे कमर्शियल किया है। उसमें डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस जो मानविल बाम्बू है, डेंड्रोकैलमस टॉक्स है मानगा बाम्बू, बाम्बूसा बाम्बूस जिसको हम कटंग बास बोलते हैं, काटा बॉस, बाम्बूसा टुल्डा बोलते हैं जिससे हम बाम्बू की स्टिक बना सकते हैं, इंसेंस स्टिक अगरबत्ती के। बाम्बूसा पॉलीमॉर्फा करके वो भी एक उसको हम बेतवा बास बोलते हैं। डेंड्रोकैलमस एस्पर है जिसका हम एडिबल शूट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। डेंड्रोकैलमस ब्रांडिसा है, वो भी हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और डेंड्रोकैलमस लॉन्गिस पैथस है जो महाराष्ट्र में उसको रुपाई बाम्बू या स्टेट में कहा जाता है, जिसका हम बास्केट्री वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ऐसा 9 स्पीसीज़ का प्लांटेशन यहाँ पे। और एक बाम्बूसा बल्कोआ करके है, तो ये हमारा 9 स्पीसीज़ का गवर्नमेंट ने ये डिक्लेरेशन किया है। बल्कोआ का यूज़ क्या क्या हो सकता है? बल्कोआ सर ये बाम्बू कंस्ट्रक्शन के लिए और बाम्बू बायोमास जो इसका हम CNG या इथेनॉल का प्लांट बायोमास के लिए ज़्यादा यूज़ होता है और कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है। लार्ज क्वांटिटी में लगता है तो इसीलिए तो बल्कोआ का यूज़ किया। हाँ। तो किसान को लिए ये भी जानकारी होना चाहिए कि कौन सा बात कैसा आता है, तो इसीलिए आप कर रहे हैं। अच्छा है। प्रशांत जी, आपने ये जो बाम्बू सेटम का जो प्लान बनाया है, आप जो बाम्बू सेटम तैयार करना है, तो ये भी मुझे जानना चाहिए कि ये जो बाम्बू का पर्पस क्या है, बाम्बू सेटम का आपने जो बनाना चाहते हैं उसका पर्पस क्या हो आपके मन में आया है, या आप क्या जानना चाहते हैं उससे, या लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि ये बाम्बू सेटम इसीलिए हम बना रहे हैं? अभी जो बाम्बू मिशन ने, हमारी जो अटल बाम्बू योजना है उसमें गवर्नमेंट ने, MBDP ने प्लांट्स डिक्लेरेशन किया है, पर लोगों को कौन सा बाम्बू कैसा दिखता है, मतलब अभी आप बोलोगे डेंड्रोकैलमस ब्रांडिसा का मुझे पहचान कैसी है, बाम्बू कैसा दिखता है, कितना जाड़ा है, कितना डायमीटर है, कितना उसका वॉल थिकनेस है, कितना उसका हाइट है, ये जानकारी किसी के पास नहीं है।
और होगी तो भी दूर दूर है, तो वो तो फार्मर पेयर पढ़ के समझ में हाँ नहीं आता। पढ़ के समझ में नहीं आएगा। फार्मर कैसा है कि कलम देखने के बाद ही लगा सकते हैं। तो ये तो चीज़ अभी सिर्फ हमारे वो वडाली बाम्बू गार्डन छोड़ के यहाँ एरिया में किसी ने लगाया नहीं है। तो महाराष्ट्र में क्या होगा कि गवर्नमेंट तो लगा रही है सब जगह, पर फार्मर ने भी किसी ने तो ये करना चाहिए, स्टार्टिंग करना चाहिए। और फिर हमने ये स्टार्टिंग किया है। और हमारा मकसद ये है कि हमको 148 स्पीसीज़ है, हर स्पीसीज़ का डिफरेंट पर्पज़ है। कुछ स्टेकिंग के लिए जाएगा, कुछ अगरबत्ती का इंसेंस स्टिक काड़ी बनेगा, कुछ अपना बाम्बू टाइल के लिए बनेगा, कुछ बाम्बू बायोमास सीएनजी इथेनॉल के लिए पर्पज़ यूज़ होगा, कुछ बास्केट ट्री के लिए जाएगा, कुछ हैंडीक्राफ्ट, कुछ फर्नीचर, तो कुछ कंस्ट्रक्शन। तो हर स्पीसीज़ का डिफरेंट पर्पज़ है। यानी आप किसानों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि ये स्पीसीज ऐसी दिखती है, हाँ, और इसका यूज़ ये है, हाँ, यानी ये टेकिंग के लिए जाएगी, हाँ, ये फर्नीचर के लिए जाएगी, ये बायोमास के लिए जाएगी, और ये बास ऐसा दिखता है, इतना हाँ, मतलब जब नर्सरी में लोग जाएंगे तो नर्सरी में तो समझ में नहीं आता, हाँ, लेकिन खेती में जब दिखेंगे, उनको दिखाया जाएगा या देखेंगे कि ये बास ऐसा है, तो उसकी रुचि जब रहेगी, ये अगर मुझे ऑलिवरी लगाना है तो ऑलिवरी दिखती कैसे, तो नर्सरी में गए तो ऑलिवरी का पौधा इतना छोटा रहेगा, आपके पास बड़ा बास रहेगा, और ये अपनी खेती में कैसे आएगा, और कौन से सॉइल, उसकी सॉइल का डिमांड क्या है, पानी का डिमांड क्या है, ये भी समझ जाएगा। तो ये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि किसान के लिए जो ये कमी रह गई है, समय सोचता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से चलती है, इंस्टीट्यूशन अपनी तरफ से काम करते हैं, लेकिन जब एक किसान काम करता है तो किसान की ज़रूरत भी वो समझता है, उसका भविष्य भी समझता है, और उसी हिसाब से उसकी जो निश्चित रहती है किसान के लिए क्या काम करना चाहिए, किसान कैसा काम करता है, उसके कैसी जानकारी देनी चाहिए। आप किसान होने के नाते से उन सब विषय से जुड़े हैं, और मैं इसीलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके किसान होकर किसानों के लिए आपने जो काम किया है वो बड़ा काम है। भारत के और हमारे दर्शक भी सब लोग जब देखेंगे तो आपको भी बधाई देंगे, मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते।